हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। देखिए, क्लास 6 का एनसीईआरटी साइंस का सीरीज चल रहा है और हम लोग ने 2 चैप्टर इसमें कर लिए हैं। आज थर्ड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो चलिए पिछले क्लास का कुछ रिवीजन करवा देते हैं। जैसे कि सेकंड चैप्टर में था, जस्ट अ मिनट, सेकेंड चैप्टर में था कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड में क्या क्या था, इसमें हम लोग टेस्ट किए थे कि सपोज किसी जैसे कि राइस है, तो हम लोग इसमें चेक किए थे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, प्रोटीन है कि नहीं है, फैट है कि नहीं है। और तीनों को अलग अलग प्रोसेस देखे थे कि कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का जो दो फॉर्म होता है, एक स्टार्च होता है, एक शुगर होता है। ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि किसी में, जैसे कि यहाँ पे पोटैटो है, पोटैटो में अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, अगर वो ब्लू ब्लैक चेंज होता है, इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ये था किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए। अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट में, किसी फूड में पहचानना है कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं, तो प्रोटीन में अगर वो, इसमें दो एक्सपेरिमेंट किए थे, एक कॉपर, इसमें दो सॉल्यूशन मिलाए थे। एक कॉपर सल्फेट जिसको CuSO4 बोलते हैं, जिसका फार्मूला है, और होता है कास्टिक सोडा जिसको NaOH कहते हैं। ठीक है। ये दोनों का सॉल्यूशन उस फूड में डालते हैं। अगर उसका जो कलर चेंज होता है किसमें, वायलेट में, देखें, अगर उसका चेंज होता है वायलेट में, तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर उसका चेंज, कलर जो चेंज होता है वो ब्लू ब्लैक में होता है, ठीक है, यानी ब्लू ब्लैक, ब्लू नीला, नीला काला में हल्का सा, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। वायलेट मतलब बैगनी कलर होता है। ठीक है। अगर कोई फूड में हम कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा यानी NaOH डालते हैं, अगर वो वायलेट चेंज होता है, इसका मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर उसमें आयोडीन डालते हैं, अगर उसमें ब्लू ब्लैक चेंज होता है, इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है। ये दो हो गया। और तीसरा था फैट को, कि अगर सपोज दैट किसी पोटैटो में है, हमको पहचानना है कि उसमें फैट है कि नहीं, तो उसको जस्ट स्मॉल पीस में कट करके और उसको छोटा छोटा पाउडर करके पेपर पे रख के उसको जस्ट क्रश करना है। अगर पेपर पे पानी निकलता है, वाटर, तो उसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि वो पानी जो है इवापोरेट हो जाए, जिससे हमारा जो पेपर है वो फटे नहीं। और 15 मिनट के बाद पानी सब उड़ जाएगा, यानी इवापोरेट हो जाएगा। अगर उसके बाद हम लोग उसमें ऑयली पैचेज, यानी अगर तेल जैसा उसमें दिखता है, इसका मतलब उसमें फैट प्रेजेंट है। तो ये तीन हम लोग देख लिया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखा था, तो देखे थे, तो हम लोग विटामिन देखे थे। ठीक है। विटामिन, विटामिन जो है यहाँ पे, जस्ट मिनट, हाँ ये हो गया। विटामिन हम लोग के लिए क्यों जरूरी है, तो विटामिन हम लोग के लिए जरूरी है इसलिए, ये प्रोटेक्ट करता है और बॉडी अगेंस्ट डिजीज, यानी डिजीज से लड़ने के लिए ये हमको विटामिन और मिनरल जो है हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। कोई बीमारी हो रहा है तो विटामिन उससे लड़ेगा, जो हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। और विटामिन कई तरह के होते हैं, जैसे ए हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, और विटामिन बी हो गया। बी, विटामिन बी को हम लोग विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि विटामिन इसमें ना कई हो, जैसे कि B1 हो गया, B3 हो गया, B6 हो गया, B9 हो गया। ठीक है। B5 हो गया, B7 हो गया, तो ये सब टोटल इसको पूरा मिला के हम लोग इसको बी कम्प्लेक्स कहते हैं। अच्छा, ये हो गया। मैं फिर से बताता रहूँ, हम लोग देखे थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का, तीनों का हम लोग देखे थे, चेक किए थे किस फूड में कैसे। अगर ब्लू ब्लैक चेंज होता है, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट है। अगर वायलेट चेंज होता है, इसका मतलब प्रोटीन है। अगर उसमें ऑयली है, तेल जैसा है, तो इसका मतलब उसमें फैट प्रेजेंट है। तो ये हो गया। और दूसरा हो गया, इसका सोर्स आपको याद करना पड़ेगा। जैसे विटामिन ए का सोर्स क्या हो गया, तो पपाया हो गया, कैरेट हो गया, मैंगो हो गया, मिल्क हो गया, फिश ऑयल हो गया। ये सब क्या है, तो विटामिन ए का सोर्स है। अगर विटामिन बी का सोर्स पूछेगा क्या क्या है, तो वीट हो गया, ठीक है, ये लीवर हो गया, यानी जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए ये है। और राइस, इसमें क्या है, विटामिन बी है। विटामिन सी में क्या है, तो खट्टे चीज में होता है विटामिन सी, जैसे कि ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ठीक है, लेमन, ग्रीन चिल्ली। ये सब एग्जाम्पल है। अगर अगर आपको क्वेश्चन दे दिया और उसमें ये ऑप्शन दे दिया, गुआवा में हो, गुआवा में विटामिन सी होता है कि नहीं, ग्रीन चिल्ली में विटामिन सी होता है कि नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। ठीक है। सोर्स मतलब बेसिकली हम लोग उसको कहाँ से ऑप्टेन कर सकते हैं। ठीक है। ये विटामिन सी का सोर्स हो गया। विटामिन डी देखिए, तो मिल्क, बटर, ठीक है, एग्स और फिश, ये कहाँ होता है, तो विटामिन डी में होता है। ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग है, जैसे यहाँ पे जैसे बॉक्स में ये दिया हुआ है
कि जो विटामिन डी होता है ना, वो हमारा बॉडी खुद अपने आप ऑटोमेटिक बनाता है। कब? जैसे जब सूरज जब निकलता है या सूरज जब डूबता है, उस समय अगर हम धूप में खड़े हो जाएं तो उसका जो किरण होता है सनलाइट, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और हमारे बॉडी में जब पड़ता है तो विटामिन डी ऑटोमेटिक बॉडी फॉर्म कर लेती है, ठीक है। लेकिन आजकल का जो हमारा डेली का जो रूटीन है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा है वो विटामिन डी के कारण होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सो रहे हैं 12-1 बजे और मॉर्निंग में उठ रहे हैं कितना, 9-10 बजे। या हम लोग सो रहे हैं 9-10 बजे और मॉर्निंग में उठ जा रहे हैं बहुत पहले ही। तो ऑफिस का चक्कर है, जो स्टूडेंट है उनका पढ़ने लिखने का रहता है। तो इसके कारण जो है ना, स्टूडेंट जॉब होल्डर में ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है विटामिन डी का, ठीक है। तो आप यहाँ से विटामिन डी, अगर सूरज में खड़े होते हैं कुछ 5 मिनट 10 मिनट के लिए, तो आफ्टर कुछ सम टाइम बॉडी विल मेक ऑटोमेटिक विटामिन डी, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए सम सोर्स दिया गया है, जैसे आयोडीन का सोर्स क्या है, तो जिंजर यानी जिसको अदरक बोलते हैं, फिश, ठीक है। यहाँ पे दिएगा फॉस्फोरस का सोर्स क्या है, तो मिल्क है, बनाना है, व्हीट है, राइस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आयरन का सोर्स क्या है, तो स्पाइनच, पालक, एंड एप्पल, ये हो गया, लीवर हो गया आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम, तो कैल्शियम का मिल्क हो गया, मिल्क में कैल्शियम होता है, एग में कैल्शियम होता है, इसमें प्रोटीन भी होता है। ऐसा नहीं जैसे देखिए एग है, तो ये ऐसा नहीं कि एक ही का सोर्स होगा, जैसे कि सिर्फ कैल्शियम देगा, नहीं, कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन भी देगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। मैं ये सब पिछले क्लास में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, इसका बस सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे डिफिशियंसी डिजीज दिया गया है, ये आपको कुछ याद रखना। जैसे में देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होता है, आयोडीन डालने पे, आयोडीन जब इसमें हम डालेंगे ना, तो ये ब्लू ब्लैक में चेंज होता है। इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर हम उसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक कास्टिक सोडा डालते, CuSO4 प्लस NaOH डालते हैं ना, इसका मतलब अगर वो वायलेट में चेंज हो जाएगा, वायलेट में, बैगनी में, इसका मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर फैट को कैसे पहचानेंगे, तो फैट में जैसे कुछ छोटा छोटा टुकड़ा है, उसमें पेज पर रख के उसको क्रश कर देंगे, अगर उसमें ऑयली ऑयली तेल जैसा निकलता है, इसका मतलब उसमें फैट प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिजीज है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, जिसको रतौंधी बोलते हैं, रात में इसको कुछ नहीं दिखता है। तो सर आप बोलिएगा सर तो रात में तो किसी को नहीं कुछ दिखता है। तो देखिए, अगर हम ये रोड है, अगर हम यहाँ पे चल रहे हैं, तो सपोज दैट यहाँ पे लाइट खड़ा है, लाइट जला हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे आप बहुत दूर में खड़े हैं, तो इसका कुछ रोशनी ऐसा आएगा जिससे आपको मालूम चलेगा कि हाँ यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे कार है, यहाँ पे कुछ सोया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। लेकिन जिसको लॉस ऑफ विजन होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसको रतौंधी होता है, उसको कुछ भी नहीं दिखता है, तो ये प्रॉब्लम होता है। और जो लोग विटामिन बी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, जिसको बेरी बेरी कहते हैं, इसमें क्या होता है, वीक मसल हो जाता है, एनर्जी बहुत कम होता है, ठीक है। विटामिन सी से कमी से क्या होता है, तो स्कर्वी होता है, जिसको ब्लीडिंग गम, जैसे आप ब्रश करते हो ना तो मसूड़े से खून निकलता होगा ना, इसका मतलब आपका विटामिन सी की कमी है, ठीक है, उसको स्कर्वी बोलते हैं। और कहीं जख्म हो जाएगा ना, तो वो काफ़ी लंबा समय लगेगा उसको ठीक होने में, इसका मतलब आपका विटामिन सी की कमी है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट होता है, जैसे कि आप छोटे बच्चे को खड़ा देखिएगा ना, तो उसका पैर थोड़ा सा ऐसे फ्लैट हो जाता है, यानी थोड़ा सा कर्व हो जाता है, ठीक है। उसका पैर जो है ना थोड़ा सा कर्व हो जाता है, बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, इसका मतलब वो विटामिन डी की कमी से जूझ रहा है, उसको विटामिन डी चाहिए। और कैल्शियम, अगर हड्डी में दर्द हो जाता है या दांत वगैरह में आपको प्रॉब्लम होता है, इसका मतलब कैल्शियम की कमी है, ठीक है। जिसके कारण वीक बोन होता है एंड टूथ डिके होता है, यानी दांत सड़ने लगता है कैल्शियम के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण से। अगर आपको आयोडीन की कमी है तो आपको घेंघा रोग होता है, जिसको ग्वाइटर बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको आयरन की कमी है तो एनीमिया होता है। एनीमिया किसके, खून की कमी कारण होता है, अगर खून में अगर कमी है तो आपको एनीमिया हो जाएगा, जिसके कारण वीकनेस हो जाएगा। तो ये आपको बॉक्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो बॉक्स है ना, इससे कई क्वेश्चन बन सकता है। 4 ऑप्शन यहाँ से उठा लेगा और ये बना देगा क्वेश्चन। विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन, विटामिन बी1 से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट होता है, कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ होता है, यानी हड्डी में दर्द हड्डी में दर्द हो जाएगा, आपको दांत सड़ने लगेगा। और आयोडीन की कमी से कारण ग्वाइटर होता है, और आयरन की कमी से कारण एनीमिया होता है। ये सब पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग करेंगे
नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए इसमें कह रहा है पहेली एंड बूझो वोन द फर्स्ट प्राइज। ठीक है, पहेली एंड बूझो वोन द फर्स्ट प्राइज। ठीक है, जस्ट मिनट। ठीक है, इसमें का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, ओके ना। पहेली एंड बूझो won the first prize in the science quiz competition held at their school। ठीक है, वो फर्स्ट कम देखिए सॉरी, उनके स्कूल में कंपटीशन होता है और उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है जिसमें उनको कुछ मनी मिलता है। ठीक है, दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज प्राइज मनी टू बाई क्लॉथ फॉर देयर पेरेंट। और जो पैसा मिला उससे वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम अपने पेरेंट के लिए कुछ खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे। ठीक है, when they saw a large variety of cloth material they got confused। जब उनको बहुत सारा कलेक्शन मिलता है जैसे कॉटन, सिल्क, ठीक है, पॉलिस्टर का कपड़ा जब मिलता है ना तो वो लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। दे saw a large variety of cloth material they got confused। The shopkeeper explained that some cloth or fabric were cotton and some were synthetic। यानी कुछ कह रहे कुछ कॉटन का बना है होता है और कुछ सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब हो जाएगा मैन मेड, यानी जो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, कुछ मैन मेड बना हुआ है जैसे कि नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया। ही ऑल्सो यूज ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर एंड शॉल। उसके पास मफलर भी था, शॉल भी था। देयर वेर मेनी सिल्क साड़ी एज वेल। उसके पास सिल्क का साड़ी भी था। पहली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ये जो एनसीईआरटी का ना एक बहुत अच्छा खूबी है कि ये स्टोरी टू स्टोरी कनेक्ट करता है। इसको पढ़ने से आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा, बच्चे को पढ़ने से और इंटरेस्ट लगेगा, हाँ आगे क्या होने वाला है। ही ऑल्सो, ये तो हम लोग देख लिया, मफलर वेरी एक्साइटेड थे। दे टचेज एंड फेल्ट देयर डिफरेंट फैब्रिक। जब उसको टच करते हैं ना तो कॉटन सॉफ्ट रहेगा, सिल्क स्लिपरी रहेगा। ठीक है, तो वो लोग को टच करने पे डिफरेंट डिफरेंट जो कपड़ा था वो अलग अलग क्वालिटी का था। फाइनली दे बाउट ए वुलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी। लेकिन जो लास्ट में उन्होंने क्या बात किया, तो वुलन मफलर एंड कॉटन। तो हालांकि यहाँ से यहाँ तक देखिएगा ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नो नीडेड। ओके, लेट नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। After their visit to the cloth shop, Paheli and Bujo began to notice various fabric in their the surrounding. They found that bed, sheet, blanket. After their visit to cloth shop, Paheli and Bujo began to notice। जब वो कपड़े की दुकान पे गए ना उसके बाद उन्होंने आसपास को नोटिस किया कि बहुत सारे सराउंडिंग में फैब्रिक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी का फैब्रिक है, जिसमें शीट्स हो गया, ब्लैंकेट हो गया, कम्बल हो गया, कर्टेन हो गया, पर्दा हो गया, टेबल क्लॉथ हो गया, टॉवल हो गया, ये सब अलग अलग फैब्रिक से बने होते हैं। डस्टर हो गया, मेड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। इवन देयर स्कूल बैग एंड देयर गन्नी बैग। गन्नी गन्नी जो चटाई का बना होता है ना, लकड़ी का वैसे से, वो उसको हम लोग गन्नी बैग बोलते हैं। were made from the some kind of fabric. They tried to identify this fabric as a cotton, wool, silk और synthetic। जब उन्होंने उसके बारे में पता किया तो कुछ कॉटन के थे, कुछ वूल थे, कुछ सिल्क थे, कुछ सिंथेटिक थे। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई, ये एक्टिविटी आपको दिया गया है, जैसे ये भी यहाँ पे भी नो नीडेड, इसमें से भी एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट, ये भी नहीं पढ़ना है आपको, ये भी नहीं, नो नीडेड। नेक्स्ट ये, विजिट अ नियर बाई टेलर शॉप। विजिट अ नियर बाई टेलर शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। उसको सीने के बाद जो कपड़ा बचता है ना उसको कलेक्ट कीजिए। फील एंड टच ईच अदर पीस ऑफ फैब्रिक। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज अ कॉटन, सिल्क, वूल, सिंथेटिक फाइबर आफ्टर आस्किंग फॉर द हेल्प फ्रॉम द टेलर। तो ये बोला कि आप एक्टिविटी कीजिए, आप टेलर के पास जाइए, उसके बाद जो कपड़ा बचता है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसको जो टेलर मास्टर उससे पूछिए क्या क्या है। तो आप फाइंड कीजिएगा उसमें कॉटन का कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा है, वूल का कपड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता ये कैसे बना है। व्हेन यू लुक एट द एनी फैब्रिक इट सीम ए कंटिन्यूअस पीस। नाउ लुक एट क्लोजली, मतलब उसको तो एक ही जैसे कपड़ा है, इतना बड़ा कपड़ा तो एक ही चीज से बना होगा ना, एक ही कपड़ा से, लाइक फैब्रिक यार्न से बना होगा। तो आप उसको अच्छे से उसको एब्जॉर्ब करिए। तो ये भी नहीं पढ़ना है।
ये भी एक्टिविटी काम का नहीं है। नेक्स्ट आगे देखिए, सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक फॉर योर लेवल एक्टिविटी 1, नाउ ट्राई टू फाइंड लूज थ्रेड और यार्न। मतलब ये कह रहा है कि इसमें जो कपड़ा आप लिए थे ना, उसमें से ट्राई कीजिए कि उसमें से एक धागा यानी यार्न उससे बाहर निकालिए। इफ नो यार्न अनविजिबल यू कैन जेंटली पुल वन आउट विथ ए पिन और नीडल। मतलब आपको नहीं मिल रहा है ना, तो उसको कई पिन से या धागा कहीं से भी पिन से या नीडल से उसको बाहर निकालिए। We find that fabric is made of yarn arranged together. What are these yarn made of? तो आपको ये पता चलेगा कि वो जो फैब्रिक है ना, ये यार्न, इसको धागा बोलते हैं, ये एक मतलब पैटर्न में इसको असेंबल किया गया है, इसको बनाया गया है। What are what are these yarn made of? ये मतलब ये किसका बना हुआ है। अब यहाँ पे एक्टिविटी थर्ड दिया गया है, टेक आउट ए yarn फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। अब कॉटन के कपड़े में से एक धागा निकालना है। प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल, टेबल पर रखना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विथ योर थंब, स्क्रैच द अदर एंड ऑफ yarn along with left length with your nail as shown in 3.4। ठीक है, नाउ प्रेस करके मतलब इसको खोलना है। डू यू फाइंड दैट दिस इन द yarn स्प्लिट अप इनटू थिन थ्रेड। जब इसको खोलिएगा ना, तो ये और पतला पतला पतले पतले में ये निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए नीडल। You might have observed something similar when you try to thread it. Many a time, the end of the thread is separated into a few thin strand. This make it difficult to pass the thread through the eye of the needle. These thin strand of the thread that we see are made of the still thinner trend fiber। यानी वो सुई धागा की बात कर रहा है कि जैसे कि कभी कभी ना बहुत पतला रहता है कि उसमें सुई में जैसे सिलाई जब करते हैं ना, तो एक नीडल रहता है, उसमें एक होल रहता है, उसमें अगर समाइएगा ना तो वो नहीं समझता, बहुत पतला होता है। नहीं देखिए, फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड ऑफ द फैब्रिक। ठीक है, वेयर डू दिस फाइबर कम फ्रॉम। जो फैब्रिक होता है ना, वो किससे बनता है, यार्न से बनता है, और यार्न जो किससे बनता है, तो फाइबर से बनता है। तो ये थीन स्ट्रैंड जो बना है ना, इसी को हम लोग फाइबर बोलते हैं। जब सबसे जो पतला हो उसको फाइबर बोलते हैं। फाइबर से क्या बनेगा, तो यार्न बनेगा। ठीक है, और यार्न से फिर क्या बनेगा, फैब्रिक बनेगा। यहाँ से ऐसे, उसके बाद यहाँ से ऐसे, फर्स्ट फाइबर हो गया, उसके बाद यार्न हो गया, उसके बाद फैब्रिक हो गया। ठीक है, फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन जूट सिल्क वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल। तो ये सब हम लोग कहाँ से मिलते हैं, तो दो ही सोर्स है, एक प्लांट है और एक एनिमल है। ठीक है ना, एक प्लांट है एक एनिमल है, प्लांट एंड एनिमल, दो ही सोर्स है। इसी को हम लोग बस चेंज करते रहते हैं, या तो इसको इसमें चेंज करेंगे या तो इसको, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते रहते हैं। जो फाइबर है प्लांट से और एनिमल से मिलता है, उसको हम लोग नेचुरल फाइबर कहते हैं। नेचुरल मतलब प्रकृति से डायरेक्ट हम लोग को मिल रहा है, उसको हम लोग नेचुरल फाइबर कहते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। कॉटन एंड जूट जो है वो कहाँ से मिलता है, तो प्लांट से मिलता है। और वूल सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल। वूल और सिल्क कहाँ से हम लोग मिलता है, तो एनिमल से मिलता है। आपको पता होगा सिल्क कहाँ से बनता है, सेरी कल्चर जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, सिल्क वॉर्म, वॉर्म जो है एक आगे पढ़िएगा इसमें। ठीक है, यहाँ मालूम चल गया, वूल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। वूल एंड सिल्क किसका बनना होता है, तो एनिमल का बना, एनिमल का सोर्स है। ठीक है, एनिमल से हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं। वही वही जो है कॉटन एंड जूट है, तो ये कहाँ से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से हम लोग पाते हैं, तो ये प्लांट से मिलता है हम लोग को। एंड इट ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ हैबिट, रैबिट, यॉक, कैमल। और कहाँ से मिलता है, तो खरगोश से मिलता है, यॉक से मिलता है, ऊँट से मिलता है। सिल्क फाइबर आई इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकुन और सिल्क वर्म। तो हम लोग सिल्क कहाँ से मिलते हैं, कुकुन से मिलते हैं और सिल्क वर्म से मिलते हैं। कीड़ा होता है, ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, इसका मुंह इसका खेती होता है। ठीक है, इस तरह से कीड़ा होता है। For thousands of the year the natural fiber were the only one available for making fabric। मतलब 1000 तक सिर्फ एक ही फाइबर था, अवेलेबल था। इन द लास्ट 100 ईयर, यानी लास्ट जो 100 साल में है ना, फाइबर आर ऑल्सो मेड ऑफ आयरन फ्रॉम केमिकल।
पहले तो 1,000 साल तक एक ही फाइबर से बनता है, लेकिन अब जो है हम लोग खुद बनाते हैं, जिसको मैनमेड बोलते हैं। Bujo had seen in the museum item like shown here. These were worn by the warrior. He want to know if these are made of some kind of fiber. तो ये आपने देखा होगा ना कि जैसे हिस्ट्री पढ़ा होगा आपने, तो ये इसको प्रोटेक्टर के यूज में यूज होता है, क्योंकि ये आयरन का बना होता है, यानी कुछ मेटल का बना होता है, जिसके कारण इसमें आसानी से इसको हम किसी को, अगर ये सिपाही पहन लिया ना, तो इसको हम लोग मार नहीं सकते आसानी से। तो क्या ये भी फाइबर का बना होता है? तो ये आपको से पूछ रहा है इसमें। नेक्स्ट देखिए, substance which are not obtained from plant and animal source, these are called synthetic fiber। तो हम लोग ने क्या देखा, एक नेचुरल फाइबर देखा, नेचुरल फाइबर, एक हो जाएगा सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर कहाँ से, या तो प्लांट होगा या तो एनिमल होगा। सिंथेटिक फाइबर कौन सा होता है, जो हम लोग खुद बनाते हैं, ठीक है। वी आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, प्लांट और एनिमल, इसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। सम एग्जाम्पल क्या है, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्राइलिक है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल में दे देगा जैसे कॉटन, ठीक है, सिल्क, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिन, और आपको अलग अलग करना है कि कौन सा नेचुरल है फाइबर है, कौन सा सिंथेटिक फाइबर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। कॉटन को कहाँ कहाँ से मिलता है, कॉटन कहाँ कहाँ से हम लोग लेते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें, हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प। देखिए पहले के टाइम में क्या था ना, एक बत्ती होता था जिसको बत्ती बोलते थे। तो पहले लैंप में ना एक इस तरह का रहता था, और इस पे माचिस जलाना पड़ता था यहाँ पे, ठीक है। तो ये रोशनी देता था। तो यहाँ पे यही बताया गया था कि क्या आपने विक और ऑयल लैंप के लिए बनाया है। व्हाट डू यू यूज फॉर द मेकिंग दिस विक, दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर द फिलिंग मैटरनेस, क्विल्ट और पिलो। मतलब ये सब तकिया बनाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तकिया बनाने में हम लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए, कॉटन हम लोग कहाँ का है, अगर आप अपने घर में देखोगे, क्विल्ट का मतलब रजाई हो गया, रजाई कम्बल, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कम्बल में भरने के लिए कॉटन का यूज करते हैं, तकिया बनाने में यूज करते हैं। हालांकि ये बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा मिलता है कॉटन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. What do you observe? The small thin strand that you see are made up of cotton fiber। यानी बोले कि तकिए में से उसको निकालिए और उसको ऑब्जर्व कीजिए, तो उसका क्या बना है, तो कॉटन फाइबर का बना होता है। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, ये कहाँ से हम लोग को मिलता है। इट इज ग्रोन इन द फील्ड, कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट अ प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल। देखिए यहाँ से एक कोई आपको पूछ सकता है, मैं और आगे आपको बता रहा हूँ। ब्लैक सॉइल होता है, इसका कंडीशन क्या है, वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन, द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल आर ऑब्टेन आर अबाउट ए साइज ऑफ लेमन। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, कॉटन के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। तो इसमें ब्लैक, इसमें नहीं दिया है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, एलुवियल, ब्लैक एलुवियल सॉइल चाहिए। उसके साथ साथ क्या चाहिए, तो वार्म क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। ब्लैक कॉटन के लिए क्या क्या चाहिए, तो ब्लैक एलुवियल सॉइल चाहिए, और इसके लिए गर्मी मतलब मौसम जो है थोड़ा टेम्परेचर हाई चाहिए, यानी गर्मी चाहिए, जिसको वार्म क्लाइमेट कहते हैं। और ये कहाँ होता है, तो मोस्टली महाराष्ट्र में होता है, मुंबई, ठीक है, मुंबई में होता है। यहाँ पे देखिए, द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट, ये जो देखिए यहाँ पे जो दिया गया ना, ये छोटे छोटे बॉल, तो ये किसके साइज के बराबर होता है, तो ये जो नींबू होता है ना, उसके साइज के बराबर होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल बस्ट ओपन एंड सीड कवर विद द कॉटन फाइबर कैन बी सीन। इसको मतलब एक आफ्टर कुछ टाइम देने के बाद ये मैच्योर होता है, उसके बाद ये सीड जो है ना, इस टाइप में अपने आप ऑटोमेटिक फूल जाता है।
हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर द पिकिंग। यानी पूछ रहा है हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड, क्या आपने जो है कॉटन का खेत देखा है जो मतलब वो मैच्योर हो गया है, उसको हम उससे हम लोग कॉटन ऑब्टेन कर सकते हैं। इट लुक लाइक ए फील्ड कवर विद द स्नो। अगर उसको आप देखिएगा ना, कॉटन जो खेती होता है, जो कपास जिसको बोलते हैं, कपास की खेती देखिएगा ना दूर से तो लगेगा कि जैसे कि आइस है, नहीं दिख रहा व्हाइट व्हाइट दिखने में, यहाँ पे आप देखिएगा इसको लग रहा है ऐसा कि जैसे इसमें स्नो है, मतलब बर्फ से घिरा हुआ है, हालांकि ये बर्फ से घिरा नहीं होता है। ठीक है, इसको देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है दूर से देखते हुए। आगे देखिए, फ्रॉम दिस बॉल कॉटन इज यूजुअली पिक बाय द हैंड। इसको हम लोग हैंड से इसको पिक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। ये देखिए यहाँ पे जो है ना गिनिंग कर रहा है इसको, इस प्रोसेस को। इसमें क्या करता है ना, जो इसमें सीड होता है ना, सीड अब यूट्यूब पे भी देख सकते हैं इसका, जो सीड होता है उसको अलग किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग गिनिंग बोलते हैं। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड, दिस डे मशीन आर ऑल्सो यूज। ये जो गिनिंग है ना, ये पहले हाथ से किया जाता है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता था, अब जो है मशीन से किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जूट। तो इसमें हम लोग क्या क्या किए हैं, कॉटन। ठीक है, कॉटन जो है जिसका हम लोग तकिया में यूज करते हैं, कम्बल में यूज करते हैं। और ये जब इनिशियली फेज होता है, ये लेमन के साइज का होता है, नींबू के साइज का। ठीक है, आफ्टर मैच्योर होने के बाद ये बर्स्ट करता है और ये वाइट वाइट इसमें निकलता है। और जो हम लोग सीड जो अलग करते हैं उसको हम लोग गिनिंग बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, गिनिंग। अब हम लोग करते हैं जूट। जूट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम। जूट जो है हम लोग कहाँ से लेते हैं, मिलता है, ऑब्टेन करते हैं, तो ये स्टीम का से लेते हैं। ठीक है, स्टीम। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये रेनी सीजन मतलब बारिश के महीने में। ठीक है, इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रो इन द वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। तो ये बोल रहे हैं किस किस स्टेट में होता है, तो वेस्ट बंगाल में होता है, बिहार में होता है एंड असम में होता है। क्यों होता होगा, क्योंकि वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन होता है। ठीक है, अब जिसको जो कंडीशन चाहिए, जैसे चावल है, राइस है, तो राइस को पैडी धान है, तो धान को खेती के लिए क्या क्या चाहिए, तो उसको काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल लैंड चाहिए, जिसको एलिवियल सॉइल बोलते हैं, और उसको काफ़ी ज़्यादा बारिश चाहिए। तो ये उस कंडीशन में होगा। ये मोस्टली कहाँ होता है, तो बिहार यूपी में होता है। उसी तरह जूट के लिए कंडीशन कहाँ कहाँ है, यहाँ पर दिया होगा, रेनी सीजन। तो ये बारिश के महीने में होता है। और ये कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, बिहार में होता है और असम में होता है। तो ये ऑब्टेन कहाँ किससे होता है, यानी कहाँ से हम लोग इसको लेते हैं, तो स्टीम से मिलता है। द जूट प्लांट इज normally harvested when it is at flowering stage. The steam of harvested plant is immersed in the water for a few days. ठीक है, इसको क्या करते हैं, जो स्टीम जो रहता है ना, उसको पानी में हम लोग कई दिन तक उसको इमर्ज करके डुबा कर रखते हैं। ठीक है, उसको अंदर रखते हैं, पानी के अंदर रखते हैं। The steam root and fiber are separated by hand। यानी स्टीम जो है और फाइबर को दोनों को सेपरेट करते हैं कैसे, हैंड से, हाथ से। टू मेक fabric all these fiber are first converted into yarn। how is done, जैसे देखिए कॉटन ही है, कॉटन ऐसे ऐसे रहता है, तो कॉटन को ना इसके पहले यार्न बनता है। ठीक है, उसके बाद इसको फैब्रिक बनाते हैं, यानी कपड़े में बुनते हैं। उसी तरह जो है जूट है, जूट को भी पहले यार्न यानी धागा बनाते हैं, उसके बाद उसको सिलते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके करेंगे ना, पतला पतला तो क्या बन जाएगा, क्लॉथ बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है, इसको क्या क्या कर सकते हैं। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ, यानी आप खुद से बना सकते हैं। जैसे कि होल्ड योर सम कॉटन टूल इन योर वन हैंड, pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand, now gently start pulling out of the cotton while continually twisting fiber। यानी एक कुछ जैसे कॉटन ले ली, ठीक है, यहाँ पे एक उंगली से पकड़िए, दूसरी उंगली को इसे गोल गोल घुमाइए। ठीक है, या क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज। नाउ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पैनिंग।
जो धागा हम लोग बनाते हैं ना उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो स्पाइनिंग बोलते हैं। कॉटन है, इससे हम धागा बना दिए, एक लंबा सा धागा बना दिया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो स्पाइनिंग कहेंगे। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इसमें क्या होता है ना कि फाइबर को बाहर लेते हैं और इसको ट्विस्ट किया जाता है। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। और ये गोल गोल जब घूमेगा ना ये, तो उसके बाद एक धागा निकल बन जाएगा। ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पाइनिंग इज ए हैंड स्पिंडल। ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पाइनिंग इज ए हैंड स्पिंडल, यानी ये हैंड स्पिंडल से जो हम लोग हाथ से बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं टकली। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये दिया हुआ है चरखा। Another hand-operated device used for the spinning is charkha. Use the charkha was popularized by the Mahatma Gandhi, ठीक है, as a part of the independence movement. He encouraged people to wear cloth cloth made of the homespun yarn term as खादी। आप भी आज भी आप देखिएगा कि खादी का जो कपड़ा बना होता है वो काफी महंगा होता है। क्यों महंगा होता है? क्योंकि ये हाथ का बना होता है और हाथ में बना हुआ काफी कॉस्टली होता है और काफी टाइम लगता है, इसलिए ये महंगा होता है। प्लस इसका जो खासियत ये है, ये काफी कंफर्टेबल होता है। गर्मी के दिन में गर्मी आपको कम लगेगा। ठीक है। ये जो है ना पसीने को भी अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण ये काफी महंगा मिलता है। और इसमें ये बताया गया कि आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट पढ़ा होगा, तो उसमें गांधी जी का सिंबल था क्या? चरखा। हमेशा वो अपने साथ चरखा लेके चलते थे। हमेशा वो चरखा यूज करते थे। और ये जो भारतीय थे उनको ये बताता था कि आप जो है स्वदेशी कपड़ा अपनाएं, यानी जो भारत में बना हुआ कपड़ा है खादी का वो कपड़ा पहने। हालांकि ये सक्सेस नहीं हुआ था, इसलिए क्योंकि उसमें मशीन आ गया था और मशीन का जो कपड़ा जो होता था वो काफ़ी चीप होता है, यानी काफ़ी सस्ते में होता है, जिस कारण ये पॉसिबल नहीं था। और यही कारण था कि जो हमारा इंडिया का जो था इंडस्ट्रियल जो सिस्टम था वो काफ़ी बर्बाद हो गया था। ठीक है। कंपटीशन टफ हो गया था क्योंकि खादी कपड़ा बहुत महंगा मिलता है, अभी भी कपड़ा महंगा मिलता है। और उस समय तो बात अलग ही था, उस समय भी महंगा था और जो मशीन का बना रहता था वो था बहुत सस्ता, जिसके कारण वो कंपटीशन कम्पीट नहीं कर पाता है और जिस कारण इंडिया का जो हैंडलूम जो फैक्ट्री होता है वो बर्बाद हो जाता है। द ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को जानते होंगे। ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे हमारे इंडिया इंडिपेंडेंस में। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, यहाँ तो पढ़ लें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट एक बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956। यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956 में बना था, ये किसके द्वारा बनाया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जब ही क्वेश्चन आएगा ना आपको ऑप्शन में, तो आपको समझ आप यकीन ही नहीं कीजिएगा कि ये क्लास 6 का एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्पाइनिंग तो हम समझ गया। स्पाइनिंग मतलब घुमाना। स्पाइनिंग ऑफ yarn on a large scale is done with the help of a spinning machine. After spinning, yarn are used for making fabric और fabrics। ठीक है। तो yarn जब धागा बन जाता है उसके बाद फिर कपड़े बनने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, छोटा ही चैप्टर है, इसको खत्म ही कर देते हैं क्या। पहले तो हम लोग धागा बनाए, अब धागा से फैब्रिक बनाएंगे। ठीक है। देयर आर मेनी वे बाय विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम yarn, यानी फैब्रिक से फैब्रिक बनाने के लिए कई प्रोसेस है, कई वे है, कई रास्ता है। ठीक है। द टू मेन प्रोसेस है जिसको वीविंग बोलते हैं, निटिंग बोलते हैं। ठीक है। इन एक्टिविटी जैसे कि इसको हम लोग वीविंग बोलते हैं। ये जो है ना एक दूसरे के ऊपर करके ये हम लोग वीविंग बोलते हैं। और नीटिंग मतलब क्या हो, जैसे स्वेटर बुनना हो गया, नीटिंग, इसको नीटिंग बोलते हैं। आपने देखा होगा, अपने मम्मी को देखा होंगे, मम्मी बुआ को देखे होंगे कि वो स्वेटर बुनते रहते हैं, उसी को हम लोग नीटिंग बोलते हैं। नीटिंग, KNITTING। In activity 2, you might have noticed that fabric is made up of two set of yarn arranged together। यानी वीविंग में क्या होता है ना कि दो yarn की जरूरत पड़ता है और दोनों एक दूसरे पे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे मतलब दो का यूज होता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ yarn together to make a fabric called weaving। The process of arranging two set of yarn, process of arranging two, दो सेट ऑफ
जो धागा बनता है उसको अरेंज जो करते हैं उसको हम लोग वीविंग बोलते हैं, बुनना जिसको बोलते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप। यहाँ पे एक्टिविटी में दिया गया है, टू शीट ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर, cut a square piece of length and width equal to 30 centimeter each sheet. Now fold both the sheet into half. One and one on one sheet draw the line as shown in। देखिए ये दो है, ऐसे ऐसे करना है। यानी जो ये जो दो पेपर है ना, इसको काट लेना है, जैसे लंबे लंबे काट, लंबाई से काट लेना है, इसको भी काट लेना है। ठीक है, उसके बाद ये जैसे किया गया है, एक पे एक के ऊपर एक करके इसको बुनना है। In a similar manner, two set of yarn are woven to make a fabric। इसी तरह हम लोग इसको फैब्रिक बनाते हैं। द yarn are much thinner than our paper strip। yarn जो है ना बहुत पतला होता है, पेपर स्ट्रिप से भी पतला होता है। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन ए लूम, यानी लूम से ही होता है। द लूम आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। ये जो लूम होता है ना, या तो हाथ से किया जाता है या तो मशीन से किया जाता है। तो हम लोग ने वीविंग देख लिया। ठीक है, वीविंग में क्या होता है, एक यार्न है, इसके ऊपर एक यार्न ऐसे हो जाएगा, फिर एक ऐसे, फिर ऐसे, यानी एक के ऊपर एक होता है, जिसको बुनना बोलते हैं। ठीक है ना, तो वीविंग हम लोग देख लिया। अब हम लोग नीटिंग देखते हैं, जिसको स्वेटर बुनना कहते हैं। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर नीटेड। क्या आपने कभी स्वेटर बुनते हुए देखा है? इन नीटिंग अ सिंगल yarn is used to make a piece of fabric। हैव यू एवर पुल्ड a yarn from a torn pair of stock। देखिए वीविंग में क्या होता है कि दो स्ट्रिप होता है, लेकिन नीटिंग में सिर्फ सिंगल यार्न होता है। ठीक होता है, ठीक है ना। वीविंग में टू स्ट्रिप होता है, यानी दो धागा एक तरह से मान लीजिए, लेकिन नीटिंग में एक ही धागा को बुनते हैं। A single yarn get pulled out of continuously as the fabric get unravel। Sock and many other clothing items are made of knitting fiber। Sock and many other clothing items are made of knitting fiber। जो हम लोग का जो मोजा होता है ना, और बहुत सा ऐसे जो होता है, वो कैसे बनता है, तो नीटिंग फैब्रिक से बनता है। नीटिंग इज डन बाय हैंड ऑल्सो मशीन, यानी हाथ से भी हो सकता है और ये मशीन से भी हो सकता है। पहली want to know if you have seen any fabric that are made of fiber on the outer covering of coconut। What are these fiber normally used for। यानी नारियल देखे है ना, नारियल के बाहर जो बना होता है, तो पहले ये जानना चाहती है कि क्या इससे भी कुछ बनता है क्या। तो ऑफ कोर्स इससे क्या बनता है, रस्सी देखे, रस्सी, नारियल का रस्सी देखे होंगे आप लोग। Weaving and knitting are used for this, making different kind of fabric। These fabric are used for variety of cloth item। यानी दो जो प्रोसेस है, वीविंग एंड knitting, ये दो ही प्रोसेस है जो कई डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक को बनते हैं, और जो हम लोग क्लॉथ कपड़े में यूज होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो क्या क्या था, वीविंग था, मैं फिर से रिवाइज करवाता हूँ। एक वीविंग था और एक नीटिंग था। वीविंग में क्या होता है कि दो थ्रेड होता है, दो पीस ऑफ थ्रेड, टू सेट ऑफ यार्न होता है, और वही नीटिंग में सिर्फ सिंगल ही होता है। और ये हाथ से भी हो सकता है, मशीन से भी हो सकता है, ये दो आप याद रखिएगा। अब देखिए, अब इसमें दिया गया है हिस्ट्री फॉर क्लॉथिंग मटेरियल। हैव यू एवर वंडर व्हाट मटेरियल पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम फॉर द क्लॉथ। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पुराने जमाने में कैसे कपड़ा पहनते थे, कैसे एंशिएंट टाइम में कैसे। तो पहले तो कपड़ा ये था, पत्ता था। उसके बाद इट अपीयर दैट इन दोज टाइम पीपल यूज टू बार्क बिग लीफ ऑफ ट्री और एनिमल स्किन एंड फर ऑफ कवर देमसेल्फ। यानी पहले क्या था, जो पेड़ का छाल होता है उसको अपने ऊपर लपेट लेते थे, बड़ा पत्ता होता था उसको लपेट लेते थे। ठीक है, एनिमल का जो स्किन होता था उसको लपेट लेते थे, यानी अपने ऊपर ढक लेते थे। ठीक है, उसको पहन लेते थे। लेकिन अब जो है ये सब मना हो गया, क्यों कि इसके कारण बहुत सा एनिमल, बहुत सा जानवर का जान जा रहा है। ठीक है, इसके कारण अब ये बंद हो गया है। आगे देखिए, आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन द एग्रीकल्चर कम्युनिटी दे लर्न टू वेव पिग एंड ग्रासेस। ठीक है, आफ्टर जब जब उन्होंने बसना शुरू किया और एग्रीकल्चर वगैरह शुरू हो गया,
तब उनको ट्विग एंड ग्रास इनटू मैट एंड बास्केट, उनको जो है चटाई, चटाई जानते हैं ना, चटाई ऐसे ऐसे रहता है, तब उनको ये ज्ञान मिला कि ये भी ऐसा बन सकता है। वाइन, एनिमल फ्लीस और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड, दीज वेयर वोवन इनटू फैब्रिक, यानी इसको बुन, एक दूसरे पे बुनना कहते हैं, ठीक है। द अर्ली इंडिया मोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन that grew in the region near the river Ganga. अर्ली इंडियन और फैब्रिक मेड ऑफ, जब शुरुआत में था, जो एंशियंट पीरियड में था, उस समय क्या यूज किए थे, तो उन्होंने कॉटन यूज किए थे। कहाँ, तो गंगा वैली में, रिवर गंगा के पास। फ्लैक्स, फ्लैक्स इज ऑल्सो ए प्लांट। फ्लैक्स क्या है, जैसे कॉटन इंडिया में है ना, उस तरह फ्लैक्स कहाँ है, तो इजिप्ट में है। Flax is also a plant that gives a natural fiber. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for the making fabric. यानी इंडिया में क्या था, इंडिया में जो था वो तो कॉटन था, लेकिन फ्लैक्स कहाँ था, तो फ्लैक्स इजिप्ट में था। और इजिप्ट में कौन सा एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, जैसे कि इंडिया में जो है रिवर गंगा है ना, गंगा बहुत पवित्र मानते हैं, उसी तरह इजिप्ट में रिवर नाइल है, जिसको नील नदी बोलते हैं। इन दोज डे स्टिचिंग वाज नॉट नोन, यानी स्टिचिंग मतलब सिलना, पहले तो नहीं था कि सिल पता, पहले तो लोगों को नहीं पता था कि कैसे सिल कपड़ा सिलता है। People simply drape the fabric around different part of their body. Many different ways of draping fabric were used. With the invention of sewing needle, people started stitching fabric to make clothes. यानी पहले तो नहीं पता था कैसे इसको सिलना है, तो वो लोग जनरली सिंपल बॉडी पे अपने रख लेते थे। लेकिन जब से नीडल का आविष्कार हुआ, जब से सुई का आविष्कार हुआ, सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ, उसके बाद उन्होंने कपड़े को सिलना शुरू किया। A stitching cloth have gone through many variations since this invention, but it is not amazing that even today sari, dhoti, lungi or turban is used as unstitched piece of fabric. देखिए, हालांकि अभी हम लोग ने जान लिया कैसे सिलना है, लेकिन धोती को कभी सिला नहीं जाता है, साड़ी को भी कभी सिला नहीं जाता है, ठीक है। पगड़ी जो टर्बन, टर्बन मतलब पगड़ी होता है, तो ये इसको भी सिला नहीं जाता है। अब साउथ इंडियन का भी देखे होंगे, साउथ इंडियन का कल्चर ही है लुंगी पहनना। Just as there is a large variety in the food item all over the country, a large variety exists in also in the fabric and clothing. यानी जिसका जहाँ का पहनावा है, वहाँ का रहन सहन खान पान भी अलग होता है। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, अगर ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, और ये हमारा प्यारा भारत है, तो ये थोड़ा लंबा ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। और ये हमारा प्यारा भारत है ना, थोड़ा सा ऊपर खराब बना है। तो जम्मू कश्मीर क्या पड़ता है, ठंड पड़ता है, तो वहाँ पे क्या पहनेंगे, ऊनी कपड़े पहनेंगे। साउथ इंडियन में टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, तो वो लोग सिर्फ लुंगी का, वहाँ का कल्चर है लुंगी शर्ट पहनना, लुंगी टी शर्ट पहनना। नॉर्थ इंडियन में अलग कल्चर है, साउथ इंडियन ये गुजरात और राजस्थान में अलग कल्चर, तो यानी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर अलग है। उसके साथ साथ वहाँ का खान पान भी अलग है। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर आज समाप्त होता है, और इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समरी देख लीजिए। देयर इज वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। आपको पता ही हो गया कि कॉटन होता है, सिल्क होता है, वूल होता है, पॉलिस्टर होता है। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न विच इज टर्न आर मेड फ्रॉम द फाइबर, यानी फाइबर से यार्न बनता है और यार्न से फैब्रिक बनता है, ठीक है। Fiber are either natural or synthetic. Cotton, wool, silk, and jute are some natural fiber. Nylon, polyester are some example of synthetic fiber. तो नेचुरल फाइबर में कौन कौन आ जाएगा, कॉटन आ जाएगा, वूल आ जाएगा, सिल्क आ जाएगा, ठीक है, जूट आ जाएगा। तो कॉटन और जूट जो होता है ना, ये प्लांट का सोर्स होता है, लेकिन सिल्क जो होता है ना, ये एनिमल का सोर्स होता है, ठीक है। और आपको सिंथेटिक फाइबर पता ही हो गया कि जो मैन मेड होता है, जो आर्मी हम लोग बनाते हैं, उसको हम लोग सिंथेटिक बोलते हैं। फाइबर लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, देखिए यहाँ पर दिया है फाइबर एंड जूट जो है कहाँ से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, तो प्लांट से। दिस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पाइनिंग।
फाइबर फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वीविंग एंड नेटिंग। तो फैब्रिक जो है, जो धागा से जो बनता है, जो कपड़ा बनता है ना, वो दो प्रोसेस से बनता है, एक वीविंग से बनता है, एक नेटिंग से बनता है। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर क्या है, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, यानी जो जो मशीन, ये जो मटेरियल है ना, इसको अलग अलग करना। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। इस तरह से एनसीईआरटी का सीरीज चलने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अगर आपको कुछ सजेशन हो तो वही बता दीजिएगा। और इसके साथ साथ लोशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल देखिए। उसमें सारा पीवाई के क्वेश्चन हो, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, कोई भी स्टेट पीसी का सारा क्वेश्चन पीवाई के क्वेश्चन उसमें दिया गया है। तो बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर यू।